जैसा कि उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि संविदा और आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं लंबे समय से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इन सारी चीजों को लेकर कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। और इसी कड़ी में देखने को मिला कि जो भी संगठन है उनके द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा जाए, सरकार को ये अवगत कराने का प्रयास किया जाए कि जो इस वक्त पर सरकार कर नियमावली या निगम बनाने की बात करे, ये सारी बातें महज बातें ही हैं और इन सबसे कर्मचारियों को कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि कर्मचारियों का जीवन और ज्यादा अंधकार की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जैसा कि देखने को मिल रहा है कि इस वक्त पर सरकार निजीकरण को काफी ज्यादा बढ़ावा देती हुई नजर आ रही है और निजीकरण के कारण ही उत्तर प्रदेश के जो तमाम युवा हैं, तमाम रोजगार सेवक हैं या यूं कहें कि अन्य जो कर्मचारी हैं, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और ये बात महज उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत देश में स्थितियां लगभग ऐसी ही बनी हुई है। सरकार तो ये कहती हुई नजर आती है कि डबल इंजन की सरकार है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जब धरातल पर देखते हैं तो स्थितियां कुछ और ही दिखाई देती है। स्थितियां काफी ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है और इसी कड़ी में अब संगठन के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है, ये यूं कहें कि रणनीति बनाई गई कि एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और 20 मई को एक बड़ी हड़ताल भी की जाएगी। उसके पहले ही 1 मई को ही कार्यक्रम किए जाएंगे, 1 मई से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। अब देखना ये होगा कि सरकार इन कार्यक्रमों को देखते हुए क्या कुछ कदम उठाती है। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए और हाल फिलहाल में बैठक के विषय में क्या कुछ हुआ है, इस विषय में बताते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विजय जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, आभार आपका। विजय जी, जैसा कि आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि संगठन की एक बैठक बहुत जल्द ही होने वाली है और जैसा कि वो बैठक हो भी चुकी है, तो क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आया, आप लोगों ने क्या कुछ रणनीतियां बनाई आगे की? जी हाँ, बैठक में हम लोगों ने खास तौर से ये जो बजट वाला जो दौर है, इस पर केंद्रीय और राज्य बजट पर गंभीर चर्चा हुई और सभी कर्मचारियों के जो हिस्से हैं उनकी किसी भी चिंता को सरकार ने इस बजट में संबोधित नहीं किया। एक तो ये निष्कर्ष है और इसको लेकर के मार्च में बजट प्रस्तुत होने के बाद ही कुछ खदबदाहट शुरू हुई थी। कुछ जगहों में विरोध प्रदर्शन भी हुए थे, कुछ जगह सरकार ने दमन की भी कार्रवाई की, उसके खिलाफ भी प्रतिरोध हुए और विभिन्न तरीके से लोग अपने अपने स्तर पर प्रतिरोध कर भी रहे हैं। इस बैठक में खास तौर से एक जो सबसे बड़ी जिस पर गहन चर्चा हुई वो बिंदु आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए जो निगम के निर्माण की प्रक्रिया का सरकार ने ऐलान किया है। ये सिर्फ वर्तमान समय में जो उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो आउटसोर्सिंग में विभिन्न हिस्सों में विभागों में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, सेतु निगम में, पीडब्ल्यूडी में, बिजली में, मतलब बहुत सारा जो सरकारी क्षेत्र है, इसके अंदर जो कामगार हैं, काम कर रहे हैं, दक्ष और कुशल लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं, तो उन सबों के अलावा जो हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा इतने बड़े प्रदेश के अंदर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है, डिप्लोमा और डिग्री हासिल कर रहा है, उनकी भी चिंताओं को सरकार ने एकदम ध्वस्त कर देने का, उनके भविष्य को ध्वस्त कर देने का काम इस निगम के कंसेप्ट के साथ वो लेके आए। उसका कारण उसको अगर ठीक से समझने की कोशिश की जाए तो वो कह रहे हैं कि हम एक निगम बनाएंगे, हम विभाग हमको अपनी जरूरत, कर्मचारियों की जरूरत हमको बताएंगे, हम कंपनियों से सेवा लेकर के और निगम के जरिए उन विभागों को कर्मचारी देंगे। कंपनियों का कमीशन जाता रहेगा और जो है कर्मचारियों की जो तनख्वाह है वो निगम के जरिए जाती है। यानी सरकार अभी एक खुद ठेकेदार की भूमिका में आकर खड़ी होने की तरफ बढ़ रही है। यानी बीच में उनका जो सेफ गार्ड है वो सरकार रहेगी, कंपनी राज जो है वो जो एजेंसी जो मजदूर सप्लाई करती है, कर्मचारी सप्लाई करती है, उनके लिए एक सरकार सेफ गार्ड की तरह बीच में खड़ी होनी होगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है वो कह रहे हैं कि न्यूनतम मैंने चतुर्थ श्रेणी का अधिकतम 15,000 और उसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर तक का उन्होंने कहा है कि इसमें जो है 25,000। अब असिस्टेंट प्रोफेसर का तनख्वाह अगर 80,000, 1,20,000 के बजाय 25,000 आप फिक्स कर दीजिए और उसमें किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी न करिए। बी श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनका अधिकतम कर दीजिए
चतुर्थ श्रेणी वाले को मैक्सिमम उसका अधिकतम 15,000 कर दीजिए, तो वो 10,000 के आसपास, 9,000 के आसपास एक को बेनिफिट मिलने वाला है। और धीरे धीरे वो 15,000 मैक्सिमम है, तो उसका उम्र बीत जाएगा उस 15,000 पर। उसी तरह 25,000 तक वो प्रोफेसर का पूरा जिंदगी गुजर जाएगा। तो जो लड़के पढ़ के आ रहे हैं उनके लिए भी रास्ता खत्म कर दिया आपने। आइए और इसी में आप 10,000, 5,000, 15,000 में आप काम करिए। और ये जो 9 लाख लोग इस उम्मीद से उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न कंपनियों के जरिए बेरोजगारी के तौर में काम पर आए थे कि अभी भारत के अंदर बहुत सारे कानून बचे हुए जिनमें परमानेंसी का अधिकार अभी बचा हुआ है। अभी भी न्यूनतम वेतन का अधिकार विधान में मौजूद है, कर्मचारी नियमावली में मौजूद है। तो उनको लगता था कि देर सवेर ये हम लोग इसके अंदर अस्थायी कर्मचारी बनाए जाएंगे। तो इस उम्मीद से जो लोग आए थे, ये निगम बनाने का जो कंसेप्ट है उसने इनके इस सपने को भी ध्वस्त कर दिया। तो अभी जो सबसे बड़ी लड़ाई का जो केंद्र बिंदु है वो ये है कि संविदा में जो लोग हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट का हालिया जजमेंट आया है और उस जजमेंट इसी 2025 की 25 जनवरी को एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि जिन कर्मचारियों ने अस्थायी किस्म के काम में 180 दिन पूरे कर लिए हैं उनको अस्थायी कर दिया जाना चाहिए जी। ये बनिए उन्होंने कहा संवैधानिक व्यवस्था है। तो जब सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक व्यवस्था दे रहा है और परमानेंसी एक्ट एग्जिस्ट कर रहा है अभी, तो ये एनएचएम के अंदर अगर आप देखिएगा तो एनएम ढेर सारी 14,000, 15,000 एनएम आप संविदा में है, सीएचओ संविदा में है, उनके अंदर तमाम टेक्नीशियंस हैं, नर्सेज हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, वो सब संविदा में है। 90,000 कर्मचारी खाली एनएचएम के अंदर संविदा में है जी। हेल्थ डिपार्टमेंट में करीब 3.5 लाख लोग आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं जी। तो ये सारे लोगों के का जो परमानेंसी का सवाल है, तो बुनियादी बात यह है कि सरकार निगम के निर्माण का जो मसला है इसका पुरजोर विरोध कर रहा है और परमानेंसी का जो हमारा अधिकार है उसे हमें हासिल करना है, इस लड़ाई को तेज करना है। और जो संविदा कर्मचारी है उनको जो मौजूदा संविधान है, मौजूदा जो व्यवस्था है, जिस जो श्रम कानूनों में जो प्रचलन है, उन प्रचलित कानूनों के हिसाब से उनको अस्थायी किया जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मूल श्रम का जो निर्धारण है मूल्य का, उसको निर्धारण करने का जो मैकेनिज्म है वो महंगाई भत्ते के साथ जोड़ करके, अभी महंगाई का क्या स्तर है और आप जिस तरह से श्रमिकों की कुशल श्रमिकों, अर्ध कुशल श्रमिकों का मूल्यांकन कर रहे हैं, वो प्रणाली गलत है। उसका महंगाई के आधार पर बाजार में महंगाई जिस तरह से इन्फ्लेक्ट कर रही है उसके हिसाब से उनका आकलन किया जाए। तो ये 3-4 बिंदु ऐसे हैं जिन सवालों को लेकर के हम लोगों ने अपना एक कार्यक्रम तय किया है और वो हम लोग अभी उसकी तैयारी में जाएंगे और 1 मई से उसकी शुरुआत करेंगे। एक बात और बहुत प्रमुख है, केंद्र की सरकार ने 44 श्रम कानूनों को खत्म कर दिया था और खत्म करके जो है 4 श्रम संहिताएं बनाई थी। और वो 4 श्रम संहिताएं मालिकों के लिए हैं, जिसमें टर्म एम्प्लॉयमेंट जैसी एक व्यवस्था है कि सेवायोजक एक निश्चित समय अवधि के लिए, साल भर के लिए, 6 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 5 महीने के लिए, 4 साल के लिए एक फिक्स बेस पर और फिक्स सर्विस कंडीशन पर आपको सेवा देगी और उसके बाद निकाल देगी। आपको कोई बड़े परमानेंसी का किसी अदालत में आप दस्तक नहीं दे सकते हैं, उनसे आप ग्रेजुटी नहीं मांग सकते हैं, उनसे आप प्रोविडेंट फंड नहीं मांग सकते हैं, उनसे आप बीमा नहीं मांग सकते हैं, उनसे आप ईएसआई नहीं मांग सकते हैं। माने वो एक बहुत क्रूर कानून आने वाला है। तो सरकार मजदूर आंदोलन के डर से उस कानून को अभी तक लागू नहीं कर रही थी, इसलिए वो 44 श्रम कानून ही प्रिवेल कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि वो या तो सीधे लागू करने की कोशिश में है कि अब इनको लागू करने का समय आ गया है, और या वो अपने जहां उनकी सरकारें हैं उनके जरिए वो पिछले दरवाजे से उन कानूनों को लागू कराने की कोशिश में है। इस सवाल को लेकर के 10 राष्ट्रीय महासंघों ने अभी दिल्ली में एक निर्णय लिया है कि 20 मई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करनी है। तो इस बैठक में हम लोगों ने उस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का भी पर भी विचार किया है और उसको भी पुरजोर तरीके से उत्तर प्रदेश में लागू करने का एक निर्णय लिया गया है। और ये सारे लोग जितने सवाल है, संविदा के सवाल है, आउटसोर्सिंग के सवाल है, ये जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनकी तमाम योजनाओं से, लाभों से वंचित किया जा रहा है, उनकी योजनाएं बंद की जा रही है। सरकार एक लोक कल्याणकारी राज्य से एक व्यवसायिक राज्य में बदलती जा रही है। मजदूर वर्ग के सामने इसको एक लोक कल्याणकारी राज्य में बचाए रखने की जो चुनौती है, ये एक प्रमुख लड़ाई है। और सरकार का एक राजनीतिक एजेंडा है कि मजदूरों के और कर्मचारियों के जो सवाल है वो सवाल पीछे रह जाए, इसीलिए वो एक कम्युनल एजेंडा लेकर आते हैं।
जी। और उस कम्युनल एजेंडे में लगातार एक निरंतरता बनी हुई है। पहले वो लंबे समय तक अयोध्या का सवाल लेकर के आते रहे, फिर अभी वो संभल का सवाल लेकर के आए, फिर वो कुंभ का सवाल लेकर के आए, अभी वो फिर संभल वापसी कर दिया उन्होंने, और फिर अभी वो गाजी सालार की स्मारक में जो वहां पर तमाम कुछ कार्यक्रम होते थे उसकी रोक लगा दी है उन्होंने, उसको लेकर के वो तमाम तरह का नकल प्रवंच और विवाद चल रहा है। अभी इतिहास में 400 साल पहले औरंगजेब कब पैदा हुए थे, कौन सा उनका शासन काल था, किस राजा को हराया, वो विवाद लेके आ गए। लेकिन मजदूरों के सवाल को, कर्मचारियों के सवाल को वो एड्रेस नहीं करना चाहते। और उनकी नीयत भी दरअसल में औरंगजेब और ये मंदिर और कुंभ और ये संभल इसीलिए है कि ये जो लाखों लाख करोड़ों नौजवान बेरोजगार है इस मुल्क के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, और जो लाखों संविदा कर्मचारी है और आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, ये अपना मुंह न खोलने पाए और ये इसी हिंदू मुस्लिम की घुट्टी में पिसते रहे और तब तक 27 का चुनाव आ जाए, ये सरकार की मंशा है। तो ये सांप्रदायिक विभाजन की जो राजनीति उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, मजदूर वर्ग इसका भी मुकाबला करेगा और अपने सवालों को सांप्रदायिक राजनीति को धक्का मार करके सामने लाने की कोशिश करेगा। यही हमारी बैठक का निष्कर्ष है। जी, विजय जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आभार, आपका धन्यवाद।